हेलो गाइज, मैं मंतोष कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंदा क्लासेज में। तो चलिए आज आप सबके बीच, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस क्लासेज में, कि मैं अगले दिन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट खंड, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं अभी आप सबके बीच डिस्कस कर रहा हूँ, उसी का खंड 5, जिसमें कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल है, उसको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अपील है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे बूस्टअप मिलता रहे, मुझे एनर्जी मिलता रहे और आप सबके बीच अच्छा जो भी मतलब एजुकेटिव वीडियो होता है, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज होता है रिगार्डिंग एजुकेशन, वो मैं आप सबको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्यालय में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश खंड 5 है और क्वेश्चन नंबर 96 से ये है। इस खंड में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये किस तरह से विद्यालय में टीचिंग करना है, किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करना है, इसी पर आधारित रहता है। बेसिकली इसमें कुछ पेडागोजी के भी प्रश्न होते हैं, जिसे हम लोग बाल मनोविज्ञान कहते हैं, हाउ टू टीच द चिल्ड्रन इन अ बेटर मैनर, इसी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ते हैं। एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो देखिए, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं: वित्त की कमी, अच्छी आधारिक संरचना की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी, और डी में है विद्यार्थियों की लगातार कमी। देखिए दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं टीचिंग लर्निंग से, इसमें जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, सारे करेक्ट होते हैं, लेकिन आपको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना होता है। तो कोई विद्यालय है, मानकर चलिए सारा चीज़ है, उसमें रिसोर्सेज है, उसमें अध्यापक है, आधारिक संरचना है, लेकिन विद्यार्थी ही ना हो, तो फिर तो वो विद्यालय किसी काम का नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 96 है, इसका राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें प्रश्न पूछता है कि अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? अधिगम हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है: अच्छी याददाश्त, अच्छी संप्रेषण क्षमता, सीखने हेतु कठिन श्रम, सीखने हेतु जिज्ञासा। तो टीचिंग लर्निंग में ये बताया जाता है कि किसी भी बच्चे में जिज्ञासा पैदा करो। यदि उसमें जानने की इच्छा पैदा हो जाए तो कोई भी कठिन से कठिन विषय उनके लिए आसान हो जाता है। इसलिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, सीखने हेतु जिज्ञासा। यदि किसी बच्चे में क्यूरियोसिटी है, मतलब सीखने की ललक है, तो वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्द ही, मतलब बहुत कम समय में ही वो सीख लेता है। इसलिए 97 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। पूछता है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, खेलों का आयोजन नहीं करना, अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं। तो इसमें तो स्पष्ट है दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है। खेलों का आयोजन नहीं करना, यदि विद्यालय खेल का आयोजन नहीं करे तो विद्यार्थी में जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जो कंपटीशन की भावना होती है, वो उत्पन्न नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि खेलों का आयोजन नहीं करना ही किसी विद्यालय का एक गुण नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, खेलों का आयोजन नहीं करना किसी विद्यालय का गुण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। 99 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक संरचना, जैसा कि भौतिक संरचना मतलब क्या होता है? जो आपके घर है, जो उसमें खिड़कियां हैं, वो विद्यालय में जो बेंच डेस्क लगे हुए हैं, जो आपके बोर्ड है,
जो मतलब लाइट्स है, पंखा है, ये सब भौतिक रिसोर्सेज हुआ। लेकिन ये लाइब्रेरियन एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशालाएं और लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन ऑफ कोर्स क्या होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, ये फिजिकल रिसोर्स नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे कहते हैं। अब देखिए शिक्षण संस्था कई तरह के होते हैं, तो कहता है कि ऐसे शिक्षण संस्था जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति आए और पढ़े और चले जाए, तो ऐसे शिक्षण संस्था को हम लोग कहते हैं खुली शिक्षा संस्था, जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। ऐसे को हम कहते हैं ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खुली शिक्षा संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? उच्चतर माध्यमिक, तो देखिए उच्चतर माध्यमिक जो होता है जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं दोस्तों, तो इंटरमीडिएट जाहिर सी बात है सभी लोगों को पता है कि इंटरमीडिएट का 2 वर्ष का अवधि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 102। एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं है? एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं, माने कौन सा चीज इसमें है जो रिक्वायर्ड नहीं है विद्यालय के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? तो कहता है नियमित उपस्थिति, अच्छा व्यवहार, दैहिक दंड और पुरस्कार। तो विद्यालय में क्या नहीं दिया जाना चाहिए? जैसा कि CDP और पेडागोजी बताता है कि बच्चों को दैहिक दंड यानी कि फिजिकल जो पनिशमेंट है वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो विद्यालय के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 102 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? अब विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ रहा है तो इसका उत्तरदायी कारण क्या हो सकता है? तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है आर्थिक परेशानी, ऑप्शन बी में लिखा है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, ऑप्शन सी में लिखा है अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, और ऑप्शन डी में लिखा है बढ़ती आकांक्षाएं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यदि पढ़ाई में कमी होती है तो इसका दोष किसके ऊपर जाना चाहिए? इसका दोष सारा टीचर के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि टीचर के लिए एक विज्ञान बना हुआ है कि हाउ टू टीच चिल्ड्रेन, किस तरह से पढ़ाना है, इसके लिए एक विज्ञान बना है कि किस तरह के बच्चे को किस तरह हैंडल करना है। यदि विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ रहा है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं टीचर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 104। विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में कौन सर्वाधिक प्रभावी है? कहता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रभावी है? तो चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। व्याख्यान यानी कि लेक्चर देना, श्रुतलेख यानी कि बच्चों को सुनकर लिखने के लिए बोलना, सी में है निर्देशित क्रियाएं और डी में है चित्र। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या होगा? बच्चों को कहता है कनेक्ट द चिल्ड्रेन विद डेली एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज है जो क्रियाकलाप उससे जोड़िए, करने के लिए कुछ बोलिए। तो सबसे जो अधिगम में जो सबसे प्रभावशाली तरीका है वह है निर्देशित क्रियाएं, बच्चे को कोई क्रियाकलाप दीजिए करने के लिए। तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? चलिए इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लिखा है वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत एवं गायन स्पर्धा, कक्षा व्याख्यान और ड्रामा। तो देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता जो कि बच्चों में डिबेट करवाया जाता है, संगीत एवं गायन ये भी पाठ्य सहगामी है, को करिकुलर एक्टिविटी है,
और डी ड्रामा, ड्रामा भी को करिकुलर एक्टिविटी, लेकिन कक्षा व्याख्यान क्लास में जो लेक्चर दिया जाता है वो को करिकुलर नहीं, वो करिकुलर एक्टिविटी है, इसलिए को करिकुलर एक्टिविटी जो है ये नहीं है। तो कहता कौन सा नहीं है, तो आपका 105 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कक्षा व्याख्यान। जो भी पढ़ाई के सिवा जो होता है उसको को करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, और जो पढ़ाई वाला होता है उसको करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, इसलिए